हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 13 तारीख के करंट अफेयर्स, 13 अगस्त। यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स आप सर्च करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द एलिगेशंस अगेंस्ट द सेबी चीफ। अब है क्या, एक ना हिंडनबर्ग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या करा था कि अडानी ग्रुप जो है उस समूह के ऊपर काफी चार्जेस लगाए थे कि ये लोग स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं। और फिर हुआ क्या कि उसके ऊपर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी और ये पाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकला, अडानी स्टॉक मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अब हिंडनबर्ग क्या कह रही है, सेबी के ऊपर ही इल्जाम लगा दे रही है। हिंडनबर्ग है क्या, ये एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस करिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच एंड हर हस्बैंड ये कह रहे हैं, ये एलिज कर रहे हैं, ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो है हमारी जो सेबी चीफ है और उनके जो हस्बैंड हैं उनके पास एक कुछ हिडन स्टेक्स हैं इन ऑफशोर फंड्स लाइक ऑफशोर फंड्स लिंक्ड टू अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन। ठीक है, अब है क्या कि इन्होंने एक्चुअली आरोप क्या लगाया था, पहले अडानी के ऊपर आरोप समझिए कि ये अडानी की ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये ग्रुप है और इसमें कई सारी कंपनीज मान लीजिए, है ना, ये कई सारी कंपनीज हो गई। ठीक है, अब क्या है कि इन कंपनीज के अंदर इंडिया के लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, इंडिया के लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इसके अंदर कुछ और लोग भी हैं जो पैसा लगा रहे हैं जो इंडिया से बाहर हैं। तो बाहर के लोग इसमें पैसा लगाते हैं तो इनका तो दिख जाता है कि कौन पैसा लगा रहे हैं, इनका नहीं दिखता। इनका क्या लिख कर आता है, खाली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, एफपीआईज हैं जो कि पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है ये जो फॉरेन एफपीआईज हैं एक्चुअली ये नहीं है, ये एक्चुअली कौन है, वो इंडियन जी हैं जो अपना ब्लैक मनी बाहर इन्होंने सरका दिया और वहां के थ्रू यहाँ इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई, इंडिया का पैसा इंडिया में ही लग रहा है। पहली बात तो हो सकता है ब्लैक मनी हो, पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है इसकी कि कभी भी किसी भी कंपनी में हम ये कहते हैं कि 100% शेयर किसी एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए। इंडिया का नॉर्म है कि 75% शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 75% शेयर एक बंदे के पास हो सकते हैं, ताकि कंट्रोल जो है कंपनी का वो पूरी तरीके से एक ही बंदे पे ना चला जाए। पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर वही कंपनी का मालिक मतलब किसी तरीके से अपना ही पैसा उठाकर किसी तरीके से एफपीआई बनकर अगर यहाँ लगा देता है, अपना ही पैसा दूसरे रूट से लगा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसकी इफेक्टिव शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो गई। हिंडनबर्ग का कहना था कई कंपनियों में जो अडानी समूह है वो अपनी ही कंपनियों में 90% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं और इस वजह से वो कह रहा है कि जब पब्लिक में ज्यादा पैसा नहीं आता वो अपने ही शेयर खरीद के उसका जो प्राइस है चढ़ाते जाते हैं। कोई शेयर का प्राइस कैसे चढ़ता है, आप खरीदने जाओ, सेब का प्राइस कैसे चढ़ता है, जैसे सेब का चढ़ता है वैसे ही शेयर का चढ़ता है। आप सेब ज्यादा खरीदोगे उसका प्राइस चढ़ जाएगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे उसका प्राइस चढ़ जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं हिंडनबर्ग कि अडानी क्या है, अपने ही शेयर को खरीद के उनका प्राइस बढ़ाता है, ये है स्टॉक मैनिपुलेशन। और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो फंड की ये बात कर रहे थे ना, इसमें इनके भी स्टेक्स हैं, तो ये तो इस पे सर्च करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ये जो ऑब्वियसली एक कंसर्निंग चीज होती है अगर ऐसा हो गया। सेबी ने कहा भाई ऐसा कोई बायस है नहीं। अब हम कह रहे हैं, मतलब ये जो इंडियंस हैं ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च कोई दूध की धुली नहीं है। क्यों, ये खुद एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। क्या क्या करती है ये फर्म क्या करती है, मान लीजिए इसके पास कोई स्टॉक है नहीं, ये क्या करेगी कि जिसके पास पहले से स्टॉक है उनके स्टॉक्स को बोरो करेगी, ठीक है, फिर उनको बेच देगी। ठीक है, फिर एक मान लीजिए $500 पर शेयर पे बेच दिया, ठीक है, उनको बेचा और अब एकदम से ऐसी रिपोर्ट लाके मार्केट में भूचाल ले आए, ठीक है, और बहुत सस्ते हो गए स्टॉक, सबने बेचना शुरू कर दिए। अब क्या है कि मार्केट में 500 रुपए का जो स्टॉक चल रहा था अब हो गया 400 का। अब ये 400 रुपए पर शेयर के हिसाब से वापस खरीद लेंगे और जिसको उसको देने थे शेयर उसको दे दिए वापस, 100 रुपए का मुनाफा कमा लिया। 500 रुपए में बेचे, 400 रुपए में वापस खरीद लिए। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये कौन से दूध के धुले हैं, ये भी क्या काम कर रहे हैं, मार्केट में भूचाल लाकर स्टॉक को मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं, है ना। ये इंडियंस हैं जो कि इस पे इल्जाम लगाते हैं। तो ये क्या है, ये एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। ठीक है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं हिंडनबर्ग वाले, भाई तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तुम इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते, तुम्हारा खुद का भी तो पैसा लगा है। ये है कुल मिलाकर बात कि हिंडनबर्ग ये तू मैं चल रही है। हिंडनबर्ग सेबी पे इल्जाम लगा रहा है, सेबी हिंडनबर्ग पे इल्जाम लगा रही है, यही चल रहा है। ठीक है,
ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। जब कुछ और मिर्च मसाला आएगा तो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं। चलिए, सेंटर एंड स्टेट्स आर इन फॉर ए कन्फेडरेशन ओवर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, थॉमस आइजैक। ठीक है, तो मतलब ये पूरा इशू है क्या, ये मेनली इस चीज़ पे, और इसको हमने कई बार अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस करा है कि हमारे भारत देश में होता क्या है कि ज़्यादातर जो मोटे मोटे टैक्स हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी का 50%, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सब कुछ कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले पे। स्टेट गवर्नमेंट को मोटा मोटा जो टैक्स मिलता है वो 50% ऑफ अदर 50% ऑफ जीएसटी मिलता है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह भी मिलती हैं, बट वो उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है जितना बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स या कस्टम टैक्स का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में इतनी सारी स्टेट्स गवर्नमेंट को मिलाकर एक छोटा पाई मिलता है और अकेले सेंटर बहुत बड़ा पाई ले जाता है। और इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके पास फंक्शन बहुत है। ठीक है, दे हैव टू मैनी फंक्शंस बट टू लिटिल पावर, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा क्या है, इनके पास फंक्शंस क्या है, मेनली रीजनल डेवलपमेंट वाली चीजें हैं। चलो यहाँ पे नहीं लिखा, आपको वैसे पता होगा कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन या बाकी जो लोकल एमिनिटीज होती हैं, रोड डेवलपमेंट, लोकेलिटी का डेवलपमेंट, वाटर, जो कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इतनी सारी सर्विसेज देने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा उनके पास है नहीं। अच्छा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ काम पहले से करके चला गया कि उन्होंने ये कह दिया कि आर्टिकल 280 के अंदर हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसबैलेंस देख लिया था, उन्होंने कहा हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनेगी और वो ये देखेगी कि कितना सेंटर ज्यादा कमा रहा है और उस हिसाब से कितना बांटना है स्टेट्स को, वो देखेगी। सेंटर को जो भी टैक्स मिलेगा वो सीधे सीधे सेंटर के कॉफर्स में नहीं चला जाएगा, वो पहले डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स बनेगा उसमें से। ठीक है, इसमें से एक शेयर डिवाइड कर दिया जाएगा और वो शेयर अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग बेसिस पर बांटा जाएगा। ठीक है, उनके कितने रेवेन्यू में प्रॉब्लम है, कितने वो नेगेटिव में जा रहे हैं, उस हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरीके से क्या मिलता है, जो सेंटर जितना भी टैक्स लेता है उसका एक प्रोपोर्शन, खाली टैक्स का, सेस और सरचार्ज का नहीं। तो अब प्रॉब्लम सारी क्या आ रही है, कन्फ्रंटेशन क्यों हो रही है कि भाई पहले से ही स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा टैक्स थे नहीं, उसमें भी उन टैक्स का डिवीजन ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, टैक्स कलेक्ट करने की जगह सरचार्ज और सेसेस कलेक्ट कर रही है। यानी कि जैसे कि जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इन पे सरचार्ज ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कोल के ऊपर क्लीन एनर्जी सेस हो रहा है। अब क्या है कि अगर टैक्स हो रहा होता तो डिविजिबल पूल में आता, क्योंकि टैक्स को डिवाइड करना होता है। सेस और सरचार्ज के रूप में आ रहा है, उसको डिवाइड नहीं करना, है ना। तो यही चीज है। तो यूनियन गवर्नमेंट इम्पोजेस सेसेस एंड सरचार्जेस व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस शेयर्ड विद स्टेट्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। बिटवीन 2015-16 से 2018-19 स्टेट्स रिपोर्टेडली लॉस्ट कितने 5.26 लाख करोड़ ड्यू टू दीज लेवीज। सरकार क्या कर रही है, 5.26 लाख करोड़ है, एक्चुअली बहुत ज्यादा कलेक्ट कर रही होगी, अराउंड ये तकरीबन 11-12 लाख करोड़ कुछ होगा। अब उसका 42% क्या होता है, देखो इंडिया में ये डिवीजन का जो स्ट्रक्चर है टैक्स का, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जितना भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करती है, इसका 42% स्टेट्स को जाता है। स्टेट को कितना मिल रहा है, 42%, लेकिन किसका, ओनली टैक्सेस का। ठीक है, और टैक्सेस का 58% किसको मिल रहा है, सेंटर को, प्लस सेस एंड सरचार्ज मिल रहा है, सेस एंड सरचार्ज। अब ये सेस एंड सरचार्ज अगर पूरा डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट होता, तो मान लीजिए यहाँ 11 लाख करोड़ का अगर होता, 11 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़, ठीक है, LCR इतने का कलेक्ट होता, तो इसका 42% इनके पास आता। ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इसका 42% जो है वो तकरीबन 5 लाख करोड़ बैठ रहा है। 5 LCR जो एडिशनल मिल जाता, अगर ये 12 लाख करोड़ ये ऐसे
कलेक्ट ना करते। ये कैसे कलेक्ट करते? ये टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करते, सेसेस और सरचार्ज के थ्रू कलेक्ट ना करते, स्टेट्स को और पैसा मिलता है ना। तो सरकार क्या कर रही है? टैक्सेस को कम कर रही है, सेसेस को बढ़ा रही है, और इस तरीके से सरकार ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है। 5.26 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है स्टेट्स को, ऐसा बोला जा रहा है। तो प्लस स्टेट्स ये कह रही है कि डिस्क्रिमिनेटरी रिडिस्ट्रीब्यूशन है डिविजिबल पूल का। कैसे? कि एग्जाम्पल क्या है कि तमिलनाडु क्या कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स के थ्रू, अब वहां पे अमीर लोग रह रहे हैं, तो अमीर कंपनियां हैं, चेन्नई जैसा महानगर है, तो होता क्या है कि ये कंपनियां बहुत टैक्स भरती हैं, बहुत कमाती हैं, ठीक है, ये टैक्स भरती हैं, यहाँ पे लोग कमाते हैं इनके अंदर, वो इनकम टैक्स भरते हैं, वो जितना भी पैसा देते हैं डिविजिबल पूल के थ्रू जो वापस उनको मिलता है खाली 29% वापस मिलता है। महाराष्ट्र को 10% मिलता है, वहां मुंबई है, सारे कॉर्पोरेट जो है वही फाइल करते हैं अपना टैक्स, ठीक है, तो उनको 10% वापस मिलता है। केरल कह रहे हैं कि उनको 57% मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, जबकि स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ को क्या मिलता है? हायर शेयर मिलता है। इनफैक्ट जितना उनके राज्य से इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है उससे ज्यादा उनको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ये सोचने में, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है पूरे देश की लेबर का इस्तेमाल करती है, पूरे देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, वो बात अलग है, इनके हेडक्वार्टर मुंबई में, चेन्नई में है, और इसलिए जब कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर होता है वो रजिस्टर होता है कि भाई तुमने महाराष्ट्र में दिया है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि महाराष्ट्र में अगर रिलायंस ने अपना कॉर्पोरेट टैक्स भरा है, इसका मतलब ये थोड़ी है उसके गुजरात में प्लांट नहीं है, मध्य प्रदेश में प्लांट नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है। तो ये आर्गुमेंट उतना अच्छा है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं चैलेंजेस, लेकिन ये आर्गुमेंट की सेस या सरचार्ज के थ्रू सेंटर कलेक्ट कर रहा है, ये एक बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो चलिए, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ रिसोर्स ट्रांसफर, कि यहाँ पे नीड है हमारे कि हम ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखें टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस क्या है कि अगर उनको नहीं मिल रहा है पैसा, ये रिस्ट्रिक्ट करता है उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमी को, वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कुछ, मतलब उन्हें सेंटर पे डिपेंड करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें अपनी पॉलिसी के हिसाब से वो चल ही नहीं सकते। अगर सेंटर कह रहा है इस पॉलिसी के हिसाब से चलो तो पैसा मिलेगा, वैसा चलना पड़ेगा। अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी कहाँ है स्टेट्स की? है ही नहीं। कहने मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ काम ही नहीं कर सकती, है ना। फिर फिस्कल प्रेशर इज पर्टिकुलरली एक्यूट फॉर स्टेट इन्वेस्टिंग हेविली इन सोशल सेक्टर्स, है ना, तो ये चीज है। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्ड स्टेट क्या है कि लिमिटेड इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट डिस्पाइट हायर शेयर, कि क्या है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इनका हायर शेयर है, वो क्या है कि डिस्पाइट हैविंग ए हायर शेयर फ्रॉम डिविजिबल पूल, मैनी बैकवर्ड स्टेट डू नॉट have shown significant improvement in per capita income, कि बिहार को जितना वो इनकम टैक्स दे रहे हैं उससे ज्यादा उनको मिल रहा है पैसा वापस, लेकिन वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे, है ना। तो स्टेट्स कह रही है भाई जो इंप्रूवमेंट दिखा रहा है उनको दे दो, है ना। ये कौन कह रहा होगा? ऑब्वियसली महाराष्ट्र कह रहा होगा, तमिलनाडु कह रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर इसके बाद कंस्ट्रेंट पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, चलो ठीक है, मान लो स्टेट्स को पैसा सेंटर से नहीं मिल रहा, क्या वो खुद के टैक्स बढ़ा के और टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते? अगर उन्हें करना ही है तो अपना टैक्स बढ़ा लें, नहीं कर सकते। क्यों? ज्यादा टैक्स वो ला रहे हैं जीएसटी से, और जीएसटी में टैक्स रेट सिर्फ एक ही तरीके से चेंज हो सकता है, वो ये कि सारी स्टेट्स मिल जाए, जीएसटी काउंसिल मिले और जीएसटी काउंसिल रेट चेंज कर दे। मतलब अब स्टेट्स के पास ही पावर नहीं रही कि अपने रेट चेंज कर दें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। दिस इज फर्दर कंस्ट्रेंट मेनी स्टेट्स एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली अपना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। क्यों? जीएसटी काउंसिल के पास अब ये डिसीजन हो गया कि कहाँ टैक्स रेट चेंज होगा। फिर इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं कि कुछ परसीव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऑपोजिशन ये कहते हैं कि भाई हमारे स्टेट्स को नहीं मिलता, है ना। जैसे ये कह भी सकते हैं हम, जैसे बिहार को स्पेशल पैकेज मिल गया, आंध्र प्रदेश को मिल गया, क्यों? कोalition पार्टनर्स हैं, लेकिन अपोजिशन वाली पार्टीज को नहीं मिला होगा, मतलब सेंटर के पास बहुत पावर है एक्स्ट्रा फंड दे देने की, तो यहाँ पे भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन हो सकता है। ये चलिए, द टैग दैट हेल्प्स व्हीकल फ्रॉम बम्पिंग इनटू ईच अदर, यहाँ पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक सामान हमने डिस्कस करा है, क्या? कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कैस। क्या है ये कैस? ये वो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जो कोलिजन नहीं होने देती। ये गाड़ियों में भी लग सकता है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है। प्रतीक पाटिल हमारे राइटर हैं, उन्होंने काफी डिटेल में ये लिखा है, एक अच्छा राइटअप है, ठीक है। गाड़ियों में भी एंटी कोलिजन सिस्टम हो सकता है, रेल में भी हो सकता है, इंजन के अंदर। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन भी कभी कभी
नाइट में बिना लाइट के और या बादलों के बीच से जा रहे होते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें कैसे पता कि आगे कुछ नहीं है। तो हम क्या है कि कैसे यूज करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कैसे काम करता है अब ये देख लेते हैं। मेनली 3 चीजें हैं जो समझने की है यहाँ पर, और अगर हम गाड़ी से समझेंगे, गाड़ी के एग्जांपल से, ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्या, जो कैश का पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। जो कैश का पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे हम 3 टाइप की टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। एक तो हम यूज करेंगे रेडार। रेडार की अच्छी बात क्या है, ये दिखता नहीं है लेकिन बहुत दूर तक अपना बीम मार के वहां से रिफ्लेक्शंस को नोट करके बता सकता है कि आगे कोई चीज है। ठीक है, रेडार क्या होता है कि ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। रेडियो डिटेक्शन मींस रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स आपको पता होगा, आप एफएम रेडियो सुनते हैं, बहुत दूर रेडियो स्टेशंस होते हैं और वहां से आप तक आवाज आती है। आप देखेंगे कि जो हमारे फोन के टावर्स हैं, वो मोबाइल के जो टावर्स हैं, मोबाइल नेटवर्क वाले जो टावर्स हैं, उनको काफी क्लोज एंटीने लगाने पड़ते हैं। बहुत दूर का एंटीना हो गया, आपके फोन में सिग्नल नहीं आएंगे, लेकिन रेडार के साथ ऐसा नहीं है। रेडार बहुत दूर तक बिना डिफ्रैक्शन वगैरह के, बिना मतलब छिटके, ये जो अच्छा रिफ्लेक्शन दे देती हैं रेडार रेंजर्स। तो दूर की चीज़ें देखने के लिए हम रेडार का यूज़ करते हैं। थोड़े से विजुअल रेंज की चीज़ें देखने के लिए हम कैमरे का यूज़ करते हैं, और एकदम नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए, प्रिसाइजली देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीनों चीजें हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। जैसे अल्ट्रासाउंड का यूज हम करेंगे पार्किंग असिस्टेंस के लिए। आपने देखा होगा जब गाड़ी आप बैक कर रहे होते हैं तो बीपिंग स्टार्ट हो जाती है अगर बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं किसी चीज के। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड का सेंसर लगा हुआ है ना, जो कि आपको ये सारी चीज बताएगा। ठीक है, फिर हम रेडार का, अब हम कैमरे का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि आगे कई जगहों पे कुछ कैमरे होते हैं, पीछे पार्क असिस्ट का एक कैमरा होता है, जो कैमरा आपको दिखाता है। ये कैमरे से जो डिटेक्शन होती है, एआई डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट है, कौन सी नहीं। तो अल्ट्रासाउंड का डेटा आएगा कैमरे में, अल्ट्रासाउंड का डेटा आएगा कंप्यूटर में, कैमरे का डेटा आएगा कंप्यूटर में, और रेडार का डेटा आएगा। रेडार काफी दूर तक, जहां तक आप विजुअली नहीं देख पा रहे, वहां दूर तक, धुंध के थ्रू या कैसा भी है, काफी दूर तक देखकर ये बता देता है जहां बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या है। ठीक है, तो हमारी जो टेक्नोलॉजीज क्या है वो ये काम कर रही है, इन तीनों तरीके से डेटा जो आ रहा है उसको कंप्यूटर में डाल के ये ऑब्जेक्टिवली दिखाती है कि कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं। ठीक है, इसी तरीके से कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हर चीज में काम करता है। ये हमने गाड़ी के एग्जांपल से समझा। अब आगे चलते हैं, हम इसी चीज को अगर रेलवे पे लगाना चाहें, जैसे आपने सुना होगा रिसेंट टाइम्स में हमने एक कवच सिस्टम लगाया है, एंटी कोलिजन सिस्टम। जब भी एक रेल एक्सीडेंट होता है, ऑपोजिशन पार्टी कहती है कवच सिस्टम कहाँ है तुम्हारा। कवच सिस्टम है क्या, पहले समझो क्या है कवच सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में वही एंटी कोलिजन सिस्टम्स लगा हुआ ऑलमोस्ट। एक है रेडियो एंटीना, जो कि रेडियो वेव्स डिटेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, प्लस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो एंटीना। ठीक है, फिर एक टीकैस सिस्टम है। टीकैस सिस्टम जनरली क्या होता है कि हम एरोप्लेन में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ हम एरोप्लेन देखेंगे, यहाँ पे हम टीकैस सिस्टम देखेंगे। ठीक है, ये रहा टीकैस सिस्टम। टीकैस क्या है? ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये टीकैस सिस्टम कैसे काम करता है? वही चीज है, ये रेडियो वेव की मदद से काम करता है कि कोई सेंसर है, उसके थ्रू भेज दी रेडियो वेव और उसने कोलिजन डिटेक्ट कर लिया। टीकैस सिस्टम में सिर्फ रेडियो वेव नहीं होती, और भी दूसरी तरीके से डेटा आता है। जैसे रेडियो एंटीना आ गया, यहाँ का आ गया डेटा, फिर एक जीपीएस का एंटीना होता है, उससे आता है। यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा गलत दे दिया है, ये पेंटोग्राफ, जिससे बिजली की लाइन से बिजली ली जाती है इंजन के द्वारा, उसको इन्होंने इस इमेज में दिखा दिया है। जीपीएस एंटीना ऐसा है नहीं, यहाँ पे ही कहीं जीपीएस एंटीना कहीं लगा होगा। जीपीएस एंटीना क्या करेगा? एक्यूरेटली बता देगा कि ये मतलब पूरी ज्योग्राफी के ऊपर कहां पर ये इंजन इस समय स्थित है। ठीक है, तो 2 डेटा आ गए, आपको रेडियो डेटा मिल गया, आपको जीपीएस का डेटा मिल गया, फिर एक आरएफआईडी रीडर का डेटा मिल गया। आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है ये? आपने अपनी गाड़ियों में ये चिप देखी होगी, आजकल हम फास्टैग यूज कर रहे हैं। फास्टैग के अंदर भी रेडियो आइडेंटिफिकेशन चिप होती है। जो हमारे मेट्रो कार्ड होते हैं उसमें भी रेडियो आइडेंटिफिकेशन चिप होती है। क्या होता है रेडियो आइडेंटिफिकेशन चिप? कि जो ये मान लीजिए
कि ये जो रेलवे लाइन है वो एक पोस्ट के थ्रू होकर जा रही है। यहाँ एक पोस्ट लगी हुई है, यहाँ पीछे एक पोस्ट लगी हुई थी, ठीक है, और ये सारी पोस्ट एक लैन तार से कनेक्टेड है। ये लैन तार से कनेक्टेड है, एक पूरी अलोंग द रेलवे लाइन एक लैन की तार बिछी हुई है और वहां पर कुछ पोस्ट हैं। अब जब भी ये इंजन इस पोस्ट के थ्रू जाएगा तो ये पोस्ट RFID रीडर में दर्ज हो जाएगी, है ना। और होगा क्या कि लैन के थ्रू हमारा जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां पे पता लग जाएगा कि ये इंजन इस चेक पॉइंट को पार कर चुका है, ठीक है। तीसरी चीज हो गई क्या, पहली चीज रेडियो, दूसरी चीज हम GPS का यूज करेंगे, तीसरी चीज RFID का यूज करेंगे, और ये सारा डेटा कहां जाएगा, हमारा कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में, TCAS में, ठीक है। लोको TCAS इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लोकोमोटिव है, इसको लोको बोला जाता है इस इंजन को, ठीक है। तो लोकोमोटिव के TCAS को हम बोलते हैं लोको TCAS, ठीक है, ठीक है। समझ आया, ये एकदम सिंपल सिस्टम है, मतलब देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन है सिंपल, ठीक है। तो होता क्या है कि ये सारा डेटा जब इसके पास आता है तो इसको अपनी अवेयरनेस हो जा रही है ना, कि ये एक्चुअली ज्योग्राफिकली कौन सी लोकेशन में, इसके आसपास कौन सी चीज है, और ये सारा डेटा क्रॉस मतलब एग्जामिन कर रहा है कंप्यूटर। इस लोगों को दूसरे लोकोस के बारे में भी पता लग रहा है थ्रू ए सिस्टम ऑफ नेटवर्किंग के थ्रू हमें ये सारी चीजें पता लग जाएगी, है ना। और इससे होगा क्या कि दो इंजन्स के बीच में, दो रेल के बीच में कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। ये है हमारा कवच सिस्टम। ये इंडिया ने जो डेवलप करा है कवच सिस्टम, ये उस तरीके से काम करता है। स्पेशली एक काम खाली ये नहीं करता कि दो रेल के बीच में टक्कर होने से रोक दे, ये भी काम करेगा कि मान लीजिए आगे बेंट आ रहा है रेलवे में, जब बेंट आता है रेल को धीमे होना पड़ता है क्योंकि पलट सकती है, बेंट में गाड़ी मुड़ने का चांस होता है, रेलवे के भी मुड़ने का चांस होता है, गिरने का चांस होता है। तो अगर बेंट आ रहा है और GPS सिस्टम ने ये नोट कर लिया कि ये पटरी पे इस जगह पहुंच चुकी है, अपने आप ही जो TCAS सिस्टम है, जो स्पीड है, चाहे लोको पायलट तेज भी कर रहा हो इंजन को, वो अपने आप स्लो हो सकता है और स्पीड रेगुलेट हो जाएगी, और जो सेफ स्पीड है उसमें कर्वेचर पे कर्व होगा जो इंजन है ना। तो यहाँ पे जो कवच सिस्टम है इस तरह काम करता है, वो आपको तेज नहीं चलने देगा, आपके कोलिजन से अवॉइड कराएगा, चाहे किसी किस्म का हो। नेक्स्ट, ठीक है। प्लस ये भी है कि अगर मान लीजिए आगे गलती से पटरी का जो फेस है वो कहीं और के लिए खुला हो गया है ना, सही जगह पे नहीं जा रही है, ये भी सिस्टम को एरर अपने आप बता देगा कि गलत जगह पे, गलत लाइन पे डाइवर्ट हो रही है ट्रेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताता है। फिर एयरक्राफ्ट का TCAS सिस्टम कैसे काम करता है, क्या TCAS 2-3 टाइप के होते हैं। एंटी कोलिजन सिस्टम जो होते हैं ये मेनली बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए होती है, ये पूरी मतलब TCAS सिस्टम का यूज करके जो पायलट है अगर उसको नहीं भी दिख रहा है रनवे तो भी उसको लैंड कराया जा सकता है। कैसे, वो उसकी जो सेम ही चीज है, वही रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके चारों तरफ की अवेयरनेस प्लेन ले लेगा कि उसके आसपास क्या है। प्लस आगे अगर कोई रनवे है, रनवे के ऊपर भी सेंसर्स एंड एमिटर्स लगे होते हैं, वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो भी ये नोट कर रहा होगा और उसको दिख जाएगा। अगर हमें नहीं दिख रहा है रनवे, पायलट को नहीं दिख रहा है रनवे, फिर भी प्लेन के TCAS को दिख रहा होगा कि रनवे कहाँ है और वहां पे लैंड कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे TCAS सिस्टम इस तरह काम करता है, और ये भी वही चीज है, रेडियो के बेसिस पे काम करता है। यही चीज हम शिप में भी डाल सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंजिंग ये डाली जा सकती है, और इसके साथ एक सोनार भी होता है। शिप्स को खाली ये नहीं देखना होता कि वो दूसरी शिप से कोलाइड कर रही है कि नहीं, उन्हें ये भी देखना होता है कि वो कहीं नीचे अंडर वाटर कोई चट्टान तो नहीं है जिससे वो कोलाइड कर जाएगी नीचे से। तो सोनार होता है, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, उस सिस्टम से भी। तो शिप्स जो हैं दोनों से काम करती हैं, वो साउंड से नीचे, पानी के नीचे का पता लगाती हैं, पानी के ऊपर का रडार वगैरह से, ठीक है। तो यही है हमारा एंटी कोलिजन सिस्टम जो काम करता है। बस इतना ही है, टेक्नोलॉजी में इतना ही था। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्या यूज है ना, और उसके बाद GPS वगैरह। यहाँ पे कुछ और टर्म्स आई हैं, जैसे वैसे आप देख सकते हैं, जैसे GPS है, यहाँ पे एक टर्म आई है, उसका पता होना चाहिए आपको। GPS क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या है, ये एक किस्म का GNSS है। GNSS क्या है, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे इंडिया का एक नेविक है कि हम कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स रख दें,
और ऊपर से वो सैटेलाइट्स कुछ रेंज डेटा वो एमिट करके हमारे जैसे मोबाइल फोन को ये बता दे तुम्हारी लोकेशन क्या है, तुम इस सैटेलाइट से इतनी दूर हो, इससे इतनी दूर, इससे इतनी दूर, मतलब जमीन पे आप इस जगह खड़े हो, है ना। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम की एक वैरायटी जो यूएसए ने लॉन्च करी है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। अपने को वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, हम अपने वाले को नेविक सिस्टम बोलते हैं, है ना। किसी भी चीज इनमें से आप किसी भी चीज को कुछ भी बोल सकते हो। और हम ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम, इनका खुद का रेडियो वेव और विजुअल रेंज वाली जो वेव्स हैं उनसे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है और कोलाइड ना हो जाए, है ना। तो हर चीज में ये कॉमन टेक्नोलॉजी लग रही है। आगे चलते हैं। हाईली पोरोस जीरो जेल ड्रेसिंग कैन सेव लाइव्स बाय क्लॉटिंग ब्लड फास्टर। ठीक है, तो क्या है कि ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कुछ सिलिकॉन नैनो पार्टिकल की मदद से एक जीरो जेल टाइप का कुछ कंपोजिट मटेरियल बनाया। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा है, जीरो जेल है क्या, हाईली पोरोस जेल लाइक मटेरियल फाउंड बाय ड्राइंग ए जेल विदाउट कोलैप्सिंग इट्स स्ट्रक्चर। जो जेल होता है उसको ड्राई कर दिया, लेकिन ड्राई करने पे उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा तो उसका कोलैप्सर जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पानी उड़ा दे रहे हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी तरह जेल का, है ना। जब हम ये कर लेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो जेल। और इन्होंने ये देखा है कि अगर इसको हम यूज करेंगे, इसका क्या है कि अंदर क्योंकि हॉलो हो जाता है, एयर चली जाती है, नई सर्फेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, हाई सरफेस एरिया होता है। और इससे होता क्या है कि हम मेडिकल यूजेस में इसको बेहतर यूज कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल यूज में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस उन्होंने देखा है कि 13 फोल्ड इंक्रीज कर दी, ब्लड क्लॉटिंग आसानी से बन गई, यानी कि आप घाव को भर सकते हैं, उस पर खून का बहाव रोक सकते हैं, है ना। मेनली यही काम है। ये क्या कितना साइज है एग्जैक्टली ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीरो जेल क्या है कि जेल का आपने मॉइस्चर उड़ा दिया, उसका खाली स्ट्रक्चर रखा, और इसके कई सारे यूज हैं। बस आगे चलते हैं। 2D इलेक्ट्रॉन गैस क्रिएट पॉसिबिलिटी फॉर अल्ट्रा फास्ट लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या रिसर्चर INST मोहाली, ठीक है, इन्होंने क्या करा है, हैव डेवलप्ड ए ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग इंटरफेस बिटवीन टू इंसुलेटिंग मटेरियल दैट अलाउस रूम टेम्परेचर स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन गैस। कि ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने रिसर्च क्या करा है कि एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग इंटरफेस बनाया है बिटवीन टू इंसुलेटिंग मटेरियल, की दो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके बीच में एक कंडक्टिंग इंटरफेस, ठीक है, जो कि अलाउ करता है कि रूम टेम्परेचर पे स्पिन पोलराइज इलेक्ट्रॉन गैस हम बना दें। इलेक्ट्रॉन गैस मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन अलग अलग कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करना आसान काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाह रहा है, हम किसी भी चीज में से नेगेटिव चार्ज निकाल कर खाली पॉजिटिव छोड़ दें, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। इन्होंने कुछ करा है कि दो इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर, और ये सारा काम ये रूम टेम्परेचर पे कर पा रहे हैं कि किसी तरीके से उन्होंने स्पिन को कंट्रोल करके इलेक्ट्रॉन का गैस बना दिया कि इलेक्ट्रॉन 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 सस्पेंडेड है किसी जगह पे। ठीक है, तो एक ऑब्वियसली बड़ी रिसर्च है ऐसे में। तो एडवांसमेंट इन स्पिनट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन की एक स्पिन होती है, ठीक है, एक क्वांटम स्टेट होती है स्पिन। इसको नॉर्मल स्पिन की तरह मत सोचना, ये अलग ही चीज की स्पिन होती है। ठीक है, इसको नाम दिया है स्पिन, ये स्पिन जैसा कुछ नहीं है। स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन जैसे हाफ होती है। हाफ का मतलब क्या है कि आप आधा चक्कर, जैसे आप इस पेन को मान लीजिए सामने से देख रहे हैं कुछ शेप है, पीछे से देख रहे हैं कुछ शेप है, हम अगर पूरी एक शेप पूरा एक स्पिन ले लेंगे इसके अराउंड तो आपको सेम शेप दिखेगी। इलेक्ट्रॉन में ऐसा देखा गया कि हाफ स्पिन के अराउंड, हाफ स्पिन के बाद सेम शेप दिखती है, तो इसका जो स्पिन है वो हाफ है। अब उसको कुछ कंट्रोल करके इन्होंने कुछ कर दिया ऐसा, ठीक है। तो इसके डिटेल में हमें इतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए स्पिनट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल की स्पिन को कंट्रोल करके उसका कुछ यूटिलाइजेशन करना, उसको कहते हैं स्पिनट्रॉनिक्स। और इन्होंने इस बार क्या करा है, स्पिनट्रॉनिक्स का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को आइसोलेट करके खाली इलेक्ट्रॉन की गैस बना दिया। आज तक आपने हीलियम गैस, पूरे एटम की गैस सुनी होगी, इन्होंने अलग से ही मतलब इलेक्ट्रॉन्स की गैस बना दिया। बस यही है। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है स्पिनट्रॉनिक्स में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमने ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनाया। ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि भाई आपको तार की जरूरत होती है, ओपेक होता है बिजली ट्रांसफर करने के लिए। हम मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू बिजली क्रॉस कर सकते हैं, मतलब ले जा सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑब्वियसली फोन वगैरह में, फोन स्क्रीन वगैरह में काम होता है। क्यों? क्योंकि
जो स्क्रीन होती है, जैसे यही स्क्रीन है एक, यहाँ बीच में 2-3 ट्रांसपेरेंट लेयर होती हैं जहाँ पे जैसे टच पैनल होता है ना, उसके थ्रू पीछे से लाइट आ रही है, आपको मिल रही है ना। तो ये क्या है, तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब बीच में 3-4 ट्रांसपेरेंट फिल्म आ पा रही है। हम ऐसे ही कुछ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लड अलर्ट इशूड आफ्टर क्रेस्ट गेट फेलियर एट कर्नाटक तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा एक रिवर है, तो तुंगभद्रा क्या है, एक रिवर है जो कि सदर्न कर्नाटक को ड्रेन आउट करती है। यहाँ मैं आपके लिए यहाँ पे एक पार्ट ट्रेस कर देता हूँ, जिस तरीके से तुंगभद्रा रिवर चलती है। देखिए, साउथ का जो इलाका है इसको ड्रेन आउट करके तुंगभद्रा रिवर ऐसी कुछ चलती है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ से क्या है, कृष्णा नदी आती है, ये भीमा नदी है, यहाँ पे कुछ कृष्णा नदी है मिल जाती है, ये दोनों आगे यूँ मिल जाती हैं, और फिर ये नलमला फॉरेस्ट के नॉर्थ से कुछ होते हुए शायद ऐसा कुछ ये साउथ में आकर और यहाँ से एग्जिट कर जाती है। ये थोड़ा सा और आगे जाकर यहाँ से एग्जिट करती है, ये है कृष्णा नदी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक कृष्णा नदी आ रही है, ठीक है, कृष्णा नदी के अंदर ये तुंगभद्रा नदी मिल रही है, ठीक है। तुंगभद्रा क्या है, मतलब एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब हुआ क्या है, यहाँ पर एक डैम कोलैप्स हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, कोप्पल पर, ठीक है। अब हुआ क्या है, डैम कोलैप्स नहीं हुआ, एक्चुअली इसका गेट कोलैप्स हो गया है। कि मान लीजिए एक डैम है, ठीक है, यहाँ पे एक गेट क्या हुआ कि इतना ज्यादा पानी का प्रेशर था कि गेट बाहर निकल गया, ठीक है। गेट क्या करता है, पानी को रोक कर रखता है। पीछे हम पानी स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखना है पानी, क्योंकि पूरे साल हम इरिगेशन करना चाहते हैं इस मानसून के वाटर से। तो क्या है, 33 गेट डैम, ये जो 33 गेट डैम है ऑन तुंगभद्रा, ये 1953 में कंप्लीट हुआ था, वो सब ठीक है। तो डैम्स 33 कैश गेट वॉज वॉश्ड अवे, ठीक है। तो 33 क्रैश गेट मतलब उसका कोई नंबर होगा, वो वाला जो गेट है वो वॉश अवे हो गया है। अब इस गेट फेलियर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या, ये 20 टन का गेट था, वो सब ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर अब इस गेट को रिपेयर करना है तो इस डैम को खाली होना पड़ेगा। ऐसे भरे हुए फ्लोइंग डैम, बहते हुए पानी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतनी तेजी से बहते हुए पानी को रोक नहीं सकता, खासकर इस फोर्स से कि डैम जो निकला 20 टन का 500 मीटर दूर जाकर मिला है, मतलब इतने फोर्स से उसने फेंका है गेट को। तो अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो हम इतनी आसानी से रिपेयर नहीं कर सकते। और रिपेयर हम कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं इसको रिपेयर, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, जब तक 2/3 खाली नहीं हो जाता। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, एनीवे हाँ, रिपेयर लिखिए, क्या लिखा है, रिपेयर कैन ओनली कमेंस आफ्टर 2/3 ऑफ द डैम वाटर इज डिस्चार्ज विच रेजेस कंसर्न अमंग फार्मर अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन। कि भाई अब इरिगेशन कैसा होगा, हमने इरिगेशन की तो रखा है, मतलब क्या है, अभी मॉनसून का सीजन है, जब हमें स्टोर करना होता है पानी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें खाली करना होगा, और ऐसे में फ्लड आ सकती है। अभी एक तो फ्लड आ जाएगी जब जरूरत नहीं है, और 2/3 अगर खाली कर दिया उसके बाद रिपेयर वर्क हुआ तो फिर दूसरी प्रॉब्लम है क्या, कि हमारे पास फार्मर्स कह रहे हैं कि इरिगेशन के लिए पानी नहीं बचेगा। तो ये है हमारी प्रॉब्लम। ये पुराना डैम था 1953 का, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक मेंटेनेंस चेक की तरफ से भी प्रॉब्लम है। इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति कमेंसेस इन मदुरू ओया, श्रीलंका मदुरू ओया कोई जगह होगी, वहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्या है, दो आर्मीज या नेवीज, जो 2 कंट्रीज की फोर्सेस मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जनरली। अब यहाँ पे ये क्यों हो रही है, इनके फोकस एरिया है रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट एक्शंस। अब क्या कि हमने देखा है कि श्रीलंका में LTTE के टेररिस्ट अटैक हुए हैं और कुछ इस्लामिक संगठनों के भी अटैक हुए हैं। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम साथ में एक्सरसाइज करेंगे ताकि वो लोग जो श्रीलंकन्स हैं वो और इंडियंस जो हैं वो ट्रेन हो सके। तो रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमांड पोस्ट एंड इंटेलिजेंस सेंटर्स, सिक्योरिंग हेलीपैड्स, लैंडिंग साइट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज हम कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। Government of India has declared 23rd August as National Science Day to celebrate Chandrayaan 3 mission। Chandrayaan 3 आपको पता होना चाहिए क्या है, जो मून है, मून के साउथ पोल पे हमने एक एयरक्राफ्ट को लैंड करा दिया, स्पेस क्राफ्ट को लैंड करा दिया, और वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे। वो स्पेस क्राफ्ट वहीं पड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका जो डेटा था वो हमने ले लिया है, जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। और इस सक्सेस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 23rd अगस्त को, चंद्रयान
मिशन का सक्सेस डे की तरह। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ तो यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। आईआईटी मद्रास रिटेन्स टॉप स्पॉट इन NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है 2024 की तो अभी की रैंकिंग है, 2014 में आया था आई थिंक ये फ्रेमवर्क। और ये करता क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, ये चेक करता है सारे इंस्टीट्यूट्स को, रेटिंग देता है। इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जो भी इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है वो सब ऑनलाइन डेटा सबमिट करेंगे, ठीक है, कि वो क्या क्या करा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे 6 पैरामीटर्स पे कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, वहां पे क्या है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे चल रही है, ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, ठीक है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कितने लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं अपने टीचिंग प्रोग्राम्स में, एंड परसेप्शन, लोगों के बीच में परसेप्शन क्या है, इसके बेसिस पे एक रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये रैंकिंग जब दी गई इस बार 2024 में, हमने पाया क्या कि IIT मद्रास और IISc बेंगलोर ये टॉप इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के। ये कई सारे कैटेगरी में ये सारे रैंकिंग देते हैं। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है, IIM अहमदाबाद, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट IISc बेंगलोर, और फिर IIT मद्रास उसके बाद रिसर्च में आ रहा है, और टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी IIT मद्रास है, ठीक है। ये 3 हमारी रैंकिंग मिलकर आई हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीजें, जैसे कि मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन से है, एम्स, ठीक है, इसकी टॉप रैंकिंग निकल कर आई है। ये किस बेसिस पे निकल कर आई है वो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने कुछ डेटा एनालाइज करा होगा, ये सब सही है। अब हम इसके उस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं जो यूपीएससी स्टूडेंट को कंसर्न करना चाहिए। क्या ये रैंकिंग अच्छी है, क्या ये सही है, क्योंकि दुनिया की दूसरी रैंकिंग्स अक्सर कुछ और स्टोरीज कह जाती हैं, दूसरी रैंकिंग से अकॉर्डिंग चीजें ऊपर नीचे और हो जाती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपना डेटा खुद देते हैं, इसका ऑडिट नहीं होता, इसको खाली एनालाइज करके रैंकिंग दे दी जाती है। हम अज्यूम कर लेते हैं उन्होंने जो डेटा दिया वो सही दिया, ठीक है, और फिर पैरामीटर खाली इतने हैं, ठीक है, पैरामीटर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने की डेटा में प्रॉब्लम है। कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऊपर के इंस्टीट्यूशंस के हो सकता है डेटा फिर भी ठीक हो, नीचे के इंस्टीट्यूशंस कभी कभी फेक डेटा दे देते हैं, है ना, और वो डेटा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है NIRF को, इसलिए इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। आगे चलते हैं। सस्पेक्टेड केस ऑफ चांदीपुरा वायरस फाउंड इन MP's इंदौर, ठीक है, चांदीपुरा वायरस है क्या, देख लेते हैं कि फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2 मेल्स इन 1965 नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया चांदीपुरा। कौन रिस्क पे होते हैं, मेनली चिल्ड्रन अंडर 15। आउटब्रेक इन इंडिया ईयर 2023 में हुआ था पहले एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। करंटली इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है हाईएस्ट है गुजरात में, जिसको ये होता है उसमें से 40% जो है वो मर जाते हैं ना। करंटली मोर्टेलिटी रेट इन गुजरात इज हाईएस्ट सो फार, सोर्सिंग पॉजिटिविटी रेट बाय 40%। ठीक है, व्हाट कॉजेज इट, वेक्टर-बॉर्न डिजीज है, यानी कि मच्छर के थ्रू होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे कि डीप मॉस्किटो रिपेलेंट हम इसका यूज करें, हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अवॉइड करें वाटर लॉगिंग जहाँ पे मच्छर हो सके, मेंटेन गुड हाइजीन, है ना, हाथ वाथ धोकर रखें, ठीक है, एंटर गुड न्यूट्रिशन, ये ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या है, बहुत तगड़ा फीवर 104 से 106 तक हो सकता है, सीजर, कन्वल्शंस, ठीक है, एल्टर्ड सेंसरिज्म की आपका मेंटल स्टेटस वो चेंज हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बस इतना ही, आगे चलते हैं। इंडिया विड्रॉज सपोर्ट फॉर यूनेस्कोस कलिंग प्राइज। अब ये कलिंग प्राइज क्या था कि हमने 1950s में शायद इसकी फंडिंग स्टार्ट करी थी, कि ये किसने स्टार्ट करवाया था, ये डोनेशन हुआ था बाय फॉर्मर ओडिशा चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक, ठीक है। तो बीजू जनता दल जिनके नाम पे पार्टी भी है, इनके लड़के नवीन पटनायक आज भी इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ये प्राइज स्टार्ट करवाया था, अब सरकार ने इसको बंद कर दिया, इसकी फंडिंग रोक दी गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इसकी जगह हमने कुछ नए ऑनर स्टार्ट करें। हमने ये देखा था रिसेंटली शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है उसको भी रोक दिया गया था, ये CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर थे। अब सरकार क्या कर रही है, नए सेट ऑफ ऑनर्स लेकर आ रही है, जैसे विज्ञान युवा SSB माने कि हाँ, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, वो वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर विज्ञान श्री
ये यंग व्यक्ति के लिए जो रिसर्चर हो, विज्ञान श्री जो कि एक टॉप रिसर्चर हो इंडिया का, फिर विज्ञान रत्न हाईएस्ट लेवल का अवार्ड है जो कि रिसर्चर के लिए, और विज्ञान टीम अवार्ड, टीम मतलब कोई ऐसा ग्रुप ऑफ रिसर्चर हो जिसको एक अवार्ड दिया जाए। तो सरकार क्या कर रही है, पुराने जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करके नया स्ट्रक्चर ला रही है, और इसलिए उन्होंने क्या करा है, यूनेस्को कलिंग प्राइज को अब रोक दिया है। ऑब्वियसली इसका क्रिटिसिज्म आएगा, ठीक है, बस यही बात है। आगे चलते हैं। इसका हाँ डोनर कौन थे, द प्राइज इज फंडेड बाय कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, तो आप कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रस्ट बनी हुई थी, इसमें फंडिंग आती थी, कहाँ से आती थी, स्टेट ओडिशा की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी। अब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो हो सकता है खाली ये स्टेट गवर्नमेंट अकेले चलाए या शायद ना चले। चलिए आगे। केरल्स लास्ट परदेशी जूइश वुमन पासेस अवे। अब है परदेशी जूइश कौन है, देखिए इंडिया में केरल में दो टाइप के ज्यूज थे। एक तो मालाबार ज्यूज कहते हैं, जो कि किसी जमाने में 2000 साल पहले इंडिया में आए थे, 3000 साल पहले इंडिया में आए थे, ठीक है। और एक है परदेसी ज्यूज जो कि बाद में आए थे 15-16 सेंचुरी में, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला कौन सा होता है, ये होता है स्पेन एंड पोर्टुगल वाला पेनिनसुला। एक बार देख लीजिए, ये जो स्पेन एंड पोर्टुगल वाला पेनिनसुला है इसको हम आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ से 15-16 सेंचुरी में कभी आए होंगे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में पोर्टुगीज आए भी थे, इंडिया में गोवा को कॉलोनाइज वगैरह करा था, तो उसी के साथ ट्रेडर्स बनकर आए होंगे परदेशी ज्यूज, ठीक है। अब क्या है, परदेसी ज्यूज थोड़े कम नंबर्स में थे, टोटल कम्युनिटी दोनों की मिलाकर किसी जमाने में 20,000 से 50,000 तक पहुंच गई थी 1940s में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खाली 5,000 मेंबर बचे हुए हैं। जो पुराने मालाबार ज्यूज हैं वही, जो परदेसी ज्यूज हैं वो अब नहीं बच रहे हैं, ठीक है। तो यही है कल्चरल लेगेसी, ठीक है, कि वहां पे कई सारी स्ट्रीट्स के नाम है, जैसे ज्यू स्ट्रीट्स वगैरह है, ये लेगेसी बस रह गई है। जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन में है। यूक्रेनियन फोर्सेस advance 30 किलोमीटर into Russian territory in Kursk Oblast, largest incursion since 2022। अब वो कह रहा है कि रशिया की एक टेरिटरी में इन्होंने आक्रमण कर दिया है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं यूक्रेन के कि वो एक नेगोशिएशन टेबल पे ले आए कि उनका जो एरिया लॉस्ट हो गया है उसकी जगह पे ये एरिया एक्सचेंज हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ठीक है, नेगोशिएशन टेबल पे ये चिप काम कर सकती है, बट क्या रशिया के अगेंस्ट ऐसी चीज काम करेगी पता नहीं। अभी के लिए खाली इतना ही है कि यहाँ पे एक बड़ा अटैक हुआ है और उन्होंने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। नेक्स्ट, एंशिएंट कैलेंडर डिस्कवर्ड एट गोबेकी टेपे, अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ कॉमेट स्ट्राइक 12,000 ईयर्स अगो। तो 12,000 साल पहले की कोई कॉमेट स्ट्राइक रही होगी, उसको कुछ एंशिएंट लोगों ने एक पत्थर पे रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा कुछ रिसर्चर मान रहे हैं। कहां पर है ये साउथ टर्की में ऐसा हुआ है। गोबेकी टेपे एन एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन द सदर्न टर्की, ठीक है। तो बस यही बात है। ऑब्वियसली इस पर डिबेट होती नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इंडिया की हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर यहाँ का आता है, तो हम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। चाइना टेस्ट लार्जेस्ट सिविलियन कार्गो ड्रोन एडवांसिंग लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी एम्बिशंस। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी एम्बिशंस मतलब कार्गो ड्रोन है, लो एल्टीट्यूड पे एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाना, ट्रेन वगैरह के थ्रू नहीं, दूसरी तरीके से भी ले जाए हम, तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए दुनिया भर में साइंस टेक में क्या हो रहा है। तो टेक में ये हो रहा है कि चाइना ने एक इनॉग्रल फ्लाइट लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो एविएशन की कर दी है, लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ China's broader initiative to expand its low altitude economy, with government aiming to grow the UAV industry to 2 trillion yuan, यानी कि $279 billion बाय 2030। तो बहुत बड़ा इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट होगा कि भाई ट्रेड का इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है ना। तो यही सारी चीज़ है, बस इतना ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ये मैं वापस फिजिकल फॉर्म में आ गया इसलिए क्योंकि हमारी क्लास इस समय फ्री थी, हमेशा नहीं होती है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर क्लास फ्री नहीं है तो फिर ऑनलाइन आपको इसका करंट अफेयर का लेक्चर दिया जाए। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू।